यूं तो दुनिया में कई बड़े आंदोलन और क्रांतियां देखी गई हैं, लेकिन नेपाल में हाल ही में जो हुआ उसने इतिहास की किताब में एक अलग ही पन्ना जोड़ दिया। सिर्फ 36 घंटे के भीतर नेपाल की सत्ता उलट गई। राजधानी से लेकर छोटे जिलों तक सड़कों पर हजारों युवाओं ने सरकार के खिलाफ गुस्से का इजहार किया। ये नजारा बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई लावा अचानक फूट पड़े। 13 साल से लेकर 28 साल तक के युवाओं ने ऐसा आक्रोश दिखाया कि प्रधानमंत्री को देश छोड़कर जाना पड़ा। मंत्रियों के घरों में आगजनी हुई, संसद भवन तक धधक उठा, होटलों को निशाना बनाया गया और सड़कों पर नोट उड़ते दिखाई दिए। लेकिन इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि ये बिना किसी औपचारिक नेतृत्व के शुरू हुआ। सोशल मीडिया से उठी चिंगारी ने 7 प्रांतों और 77 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। नेपाल वैसे भी लंबे समय से अस्थिर राजनीति का गवाह रहा है। 2008 में राजशाही का अंत हुआ और लोकतंत्र की शुरुआत। लेकिन तब से अब तक 17 सालों में 15 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। पुष्पकमल दहल प्रचंड, माधव कुमार नेपाल, बाबूराम भट्टाचार्य, सुशील कोइराला, शेर बहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली जैसे नाम बार बार सत्ता में आए और गए। ये आंकड़ा बताता है कि नेपाल की राजनीतिक नाव हमेशा हिलती डुलती रही है। इस बार की क्रांति में कुछ नए नाम सामने आए हैं जिन्हें लोग भविष्य का नेतृत्वकर्ता मान रहे हैं। बालेन्द्र शाह, बालेन शाह काठमांडू के मेयर, इंजीनियर से रैपर और फिर राजनेता बने। 2022 में चुनाव जीता और युवाओं के सबसे बड़े आइकॉन बने। टाइम मैगजीन की टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज में भी जगह मिली। सुमन श्रेष्ठ, पूर्व शिक्षा मंत्री और सांसद, साफ सुथरी छवि और भ्रष्टाचार विरोधी रुख के कारण युवाओं में लोकप्रिय। रवि लामिछाने, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख और पूर्व उप प्रधानमंत्री, जेल से रिहा होने के बाद आंदोलन में युवाओं के बीच और बड़े नेता के रूप में उभरे। इन तीनों नामों के अलावा सेना की भूमिका भी अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि हालात बिगड़ते ही आर्मी को जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। हालांकि आलोचकों का कहना है कि अगर सेना ज्यादा सक्रिय हो गई तो कहीं हालात पाकिस्तान जैसे न बन जाएं, जहां लोकतंत्र की जड़ें बार बार हिलाई गई हैं। अब सवाल यही है, नेपाल की अगली सरकार कौन बनाएगा? क्या यह फैसला जनता लेगी या बाहरी ताकतें जैसे अमेरिका और चीन? क्या सेना सत्ता पर पकड़ मजबूत करेगी या फिर युवाओं के पसंदीदा नए चेहरे सत्ता में आएंगे? फिलहाल इतना तय है कि नेपाल की ये डिजिटल जनरेशन क्रांति दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी है। ये पहली बार हुआ कि बिना किसी पारंपरिक नेता के सोशल मीडिया की ताकत से युवा सड़क पर उतरे और सत्ता को चुनौती दी। नेपाल किसके हाथों में जाएगा ये आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन एक बात साफ है कि नेपाल की ये क्रांति आने वाले वर्षों तक याद रखी जाएगी। अब सवाल आपसे, नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल।